डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी मैथ्स बुक अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी और प्रश्नावली 5.1। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हमारे दिए गए क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए। यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन एक 2017 के आरबीएसई बोर्ड में आया था। जब हमारे यहाँ राजस्थान में आरबीएसई की किताबें चलती थी, तब एनसीईआरटी की नहीं चलती थी, तब ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए यहाँ पर हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आप विथ लैंग्वेज करना है, भाषा के साथ करना है, बिना भाषा के किए तो गणित में नंबर आपके कटेंगे। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे ये प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना ले रहा है, जैसे यहाँ पर लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, ऐसे ही आपको बोर्ड में लिखना है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए। जैसे फर्स्ट किलोमीटर चल रही है गाड़ी, तब किराया 15 रुपए ले रहा है। उसके बाद जो भी अतिरिक्त किलोमीटर यानी उसके बाद जो भी किलोमीटर आएगा उसके लिए किराया कितना ले रहा है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना ले रहा है, प्रत्येक अतिरिक्त किमी, यानी मैंने शॉर्ट नाम लिखा है, अतिरिक्त किमी का किराया कितना ले रहा है, 8 रुपए। तो देखिए अब इसकी समांतर श्रेणी बनाएंगे हम, एपी बनाएंगे। एपी किस प्रकार बनाते हैं, जैसे पहला पद होता है वो ए होता है, और जो a2 माइनस a1 यानी दूसरे पद और पहले पद में जो अंतर होता है उसको सार्वंतर कहते हैं, उसको डी से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार किस प्रकार लिखेंगे, देखिए जो प्रथम पद है, देखिए एपी क्या हो जाएगी हमारी, एपी हो जाएगी, जैसे पहला पद है, पहला पद क्या है 15, तो ये एपी हो गई 15। उसके बाद 8, 15 में 8 हमें जोड़ने हैं। जैसे 15 के बाद दूसरा किलोमीटर जो भी आएगा उसके लिए 8 रुपए अतिरिक्त लेंगे, अतिरिक्त लेंगे तब इसमें कितने हो जाएगी 15 प्लस 8। उसके बाद इसका कितना टोटल हो जाएगा 23 हो जाएगा, उसमें 23 में वापस 8 जोड़ेंगे। अब 23 और 8 जो भी 31 हो जाएगा, 31 में 8 और जोड़ेंगे, इस प्रकार 31 और 8 हो जाएगा 39। उसके बाद अनंत चलती रहेगी, हमें केवल 4 तक ही निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है कि ये एपी में है या नहीं, वही हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए ये समांतर श्रेणी बनेगी या नहीं बनेगी, हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी बन जाएगी 15 और ये 23 और ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 39, ये अनंत तक चलती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे पहला पद होता है वो ए होता है, ए इसको ए कहते हैं, जो प्रथम पद है वो ए होता है, तो ए क्या है 15 है। अब हम निकालेंगे डी, अब डी होंगे वो सब समान होंगे तब तो हो जाएगी एपी में, अगर असमान होंगे तब वो एपी में नहीं होगी। तो यहाँ से देखिए डी, हम इसको हम D1 से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसके बाद हम D2 D3 जो भी निकालेंगे उसको सभी एक है तो डी, परंतु इसको हम D1 से डिनोट करते हैं क्योंकि सबका सार्वंतर हमें अलग अलग निकालना है। तो यहाँ से देखिए D1 हो जाएगा उसका, इसके लिए हम क्या करेंगे A2 माइनस A1 करेंगे। A2 क्या है 23 है और A1 क्या है ये 15 है, यानी कि इसको हमने A1, ये A है मतलब ये A1 है, तब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 8, यानी सार्वंतर क्या निकल जाएगा 8, यानी इसका दोनों के बीच में समांतर श्रेणी के बीच में अंतर कितना है 8 है। इस प्रकार D2 निकालेंगे, D2 के लिए क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 क्या है 31, 31 माइनस A2, तो A2 यानी 23, इसमें से अंतर गया 8 बचे। इस प्रकार D3 निकालेंगे, D3 क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, इसमें से देखिए A4 39 और माइनस 23, इस प्रकार इसमें से क्या हो गया 8 हो गया। तो देखिए यहाँ पर D1 D2 D3 सभी समान आ रहे हैं, यानी सभी का जो अंतर है वो समान आ रहा है, मतलब ये एपी में है, समांतर श्रेणी में है। जैसे देखिए यहाँ पर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 8, यानी सभी समान है। अतः ये क्या है दी गई श्रेणी एपी में है। इस प्रकार आप बोर्ड में करोगे तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो देखिए यदि आप इस YouTube प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी 10th क्लास की पूरी मैथ्स की सॉल्यूशन करवा दिए जाएंगे, और बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, 12th क्लास, 11th क्लास सबकी मैथ्स और फिजिक्स के वीडियो इस YouTube प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करना और लाइक्स कर देना। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ सकता है, क्योंकि इसमें ये अलग इस प्रकार की एपी बनेगी। तब कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर
पहले इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले का दूसरा है हल। तो देखिए जैसे इसको हम a1 से डिनोट करते हैं तो a1 यानी कि 1 हम 1 लेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो उपस्थित हवा है जबकि वायु निकालने के बाद प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकलता है। माना ये प्रथम है ना, वो बेलन की हवा की ये माना है हमने कि वो हवा की मात्रा है वो क्या है 1 है। तब इसमें देखिए जब इसमें हवा निकाला यानी कि हवा निकालने की मात्रा, हवा प्रत्येक बार हवा कितनी निकाल रहा है वो हमें लिखना है। तो हवा निकालने की मात्रा यहाँ पर कितनी निकाल रहा है, हवा निकालने की मात्रा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से देखिए अब हम क्या निकालेंगे, ये क्या है डी नहीं है, ये डी नहीं है। तो देखिए अब हम इसको A2 यहाँ से डिनोट करते हैं। तो A2 क्या हो जाएगा 1, जैसे 1 था इसमें से 1/4 हवा इसने निकाल दी। अब कितना हो जाएगा यहाँ से 3/4 हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने भिन्न की है, यानी 4 - 1 इज इक्वल टू 3/4, 3/4। इसी प्रकार से देखिए अब T यहाँ से हम हवा निकाला, उसके बाद इसमें कितनी हवा जो रह जाएगी, यानी T2 क्या हो जाएगा। देखिए हवा कितनी निकाल रहा है, हवा निकालने के बाद क्या हो जाएगा, हवा निकाला इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से एक पहले, अब 3/4 है, पहले 1/4 निकाली थी, तो टोटल हवा हो जाएगी 3/16 यानी कि 3/16। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर A/3 निकालेंगे, सॉरी A3 निकालेंगे। यहाँ से देखिए A3 हो जाएगा 3/4 माइनस 3/16। यहाँ से ये हो जाएगा 3/4 माइनस 3/16। तो यहाँ से देखिए इसकी भिन्न करेंगे, इसका लसअप आ जाएगा 16, 4 का भाग इसमें 4 बार, 4 3 12, और 16 का भाग 16 में 1 बार, इसमें गुणा गया 3, और इसमें से घटे 9/16। तो यहाँ से देखिए आप हवा निकाला, अब इसमें से कितने हवा निकाला, जो अब उपस्थित हवा में से अब कितने हवा निकाल रहा है वो हमें निकालनी है। तब क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो ये हो जाएगा 9/16 इंटू 1/4। यहाँ से देखिए 9/16 और 1/4 का गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा 9/66। यहाँ से देखिए आप अब हम निकालेंगे A4 क्या हो जाएगा, अब देखिए ये 9/16 था, अब इसमें से वापस ये हवा निकाल रहा है 9/66। ये क्वेश्चन है जटिल थोड़ा क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान में रख के करना है। तो देखिए यहाँ से 66 लसअप आया इसका, 16 का भाग इसमें 4 बार, और 9 4 36, इसमें से 1 बार भाग गया, यहाँ बचे 9, इसमें से गए 25, 25/66। अब ये उपस्थित हवा, अब जो उपस्थित भाग है उसमें से ये हवा बच गई। तो इस प्रकार ये समांतर श्रेणी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख लिया, 27 बच जाएगा। तो यहाँ से जो श्रृंखला यानी समांतर श्रेणी एपी क्या हो जाएगी, तो देखिए पहले हो जाएगा 1, उसके बाद हवा निकाली 1/4, तब हो जाएगी 3/4। उसमें से 3/4 में से भी 1/4 यानी कि जो भी हवा निकलने के बाद जो बची हवा है वो कितनी हो जाएगी 9/16, फिर क्या हो जाएगा 27/66। इस प्रकार ये देखिए यहाँ पर हम D1 निकालेंगे। अब देखिए ये समांतर श्रेणी बनेगी, ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन है, आपको देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 11th क्लास की जेपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी जैसे क्वेश्चन उसके लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर आपको मैं पहले D1 से डिनोट करता हूं, तो D1 क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। अब D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। अब D3 क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। अब देखिए A2 क्या है, A2 है 3/4 माइनस 1, ये A2 है, ये A1 है। अब इसमें से घटाएंगे -1/4 आ जाएगा, 3/4 में से 1 घटाएंगे -1/4 आ जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ से 9/16 में से 1 घटाएंगे तब क्या आ जाएगा -3/16। यानी कि अब ये हमें निकाले या नहीं निकाले तो भी चलता है, पर देखिए यहाँ से अगर निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या करेंगे 27/66 में से 1 घटा देंगे, तब क्या हो जाएगा यहाँ से -3 -36 हो जाएगा, 36 नहीं 37 हो जाएगा, 36 हो जाएगा 36/66। ये देखिए ये तीनों बराबर हैं, यानी कि D1 = D2 = D3, तीनों बराबर नहीं है। यानी कि देखिए यहाँ पर -1/4 है, यहाँ पर -3/16 है, यहाँ पर -7/66 है। तो यहाँ ये तीनों बराबर नहीं है, यानी दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। यानी दी, यहां से लिखिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी
में नहीं है, यानी ये एपी में नहीं है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर आप ये पहले का तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आप प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की आई लागत, यानी प्रथम मीटर जो खुदाई है उसकी लागत कितनी है। जैसे फर्स्ट मीटर यानी प्रथम मीटर की लागत, प्रथम मीटर की लागत कितनी है, प्रथम मीटर की लागत, प्रथम मीटर की लागत 150 रुपए है। यहाँ पर आपको इकाई भी पीछे लिखनी है, ऐसे ही नहीं लिखना है 150 रुपए। फिर लिखना है दूसरे मीटर की खुदाई की लागत, दूसरे मीटर यानी इसके पहले के बाद दूसरा मीटर की खुदाई, यानी जो भी अतिरिक्त खुदाई की लागत कितनी है, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, लागत क्या करेंगे 150 में से 50 जोड़ देंगे, यानी कि उसके बाद 50 रुपए अतिरिक्त ले रहा है तो कितने हो जाएंगे 200। अब जो भी आप बोर्ड में क्वेश्चन करो ऐसे तीर लगा के किया करो, क्योंकि उसको समझ में आएगा कि ये स्टेप किया। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को फर्क पड़ता है कि बच्चे को गणित का नॉलेज है और इसको सभी क्या चुटकी इसलिए सभी लगाने वो समझता है। तो यहाँ पर देखिए अब इसके बाद तीसरे मीटर, यहाँ पर देखिए तीसरे मीटर खुदाई की लागत, इसकी लागत कितनी हो जाएगी, 200 में 50 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 250। अब इसको हम एपी में बना देते हैं। तो पहला पद क्या होता है, ए होता है, उसके बाद ये A2 A3 ऐसे ही होते हैं। तो देखिए इसकी एपी क्या बन जाएगी, यानी समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी, पहले बन जाएगी 150, उसके बाद हो जाएगी 200, उसके बाद हो जाएंगे 250 और ये कहां तक चलेगी, अनंत तक। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप, अब ये समांतर श्रेणी में है या नहीं ये हमें पता लगाना है। तब हम क्या करेंगे, जो पहला पद ये होता है वो क्या होता है, ए होता है, ये क्या है ए, उसके बाद क्या होता है डी होते हैं। तो देखिए ये डी समान ही होते हैं या नहीं होते वो हमें निकालने के लिए पहले इसको D1 से डिनोट करते हैं। D1 क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 200 और A1 क्या है 150, यानी 1 चौक 50 है, तो इसमें से घटा दिए 50 हो गए। अब देखिए D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 क्या है 250 और A2 क्या है 200, इसमें से घटा दिए 50। अगर ये D2 और D1 समान आ जाए तो यहां से ही हमें समझ लेना चाहिए कि ये एक समांतर श्रेणी में है। देखिए तो इस प्रकार ये देखिए D1 इज इक्वल टू D2, आगे निकालने की कोई जरूरत नहीं है आपको, यानी कि यहां लिख सकते हैं आप दी श्रेणी समांतर दी श्रेणी समांतर श्रेणी में। तो देखिए इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया आपके ये। अब देखिए आप तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए जो चौथा क्वेश्चन है, पहले का चौथा, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आप जैसे पहले वर्ष की राशि क्या होती है, पहले वर्ष यानी फर्स्ट वर्ष की राशि क्या है, पहले वर्ष की राशि क्या है, पहले वर्ष की राशि 10,000 रुपए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जीरो आपको पूरे करने हैं, नहीं तो वो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, यानी पहले वर्ष की राशि होती है वो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितने हो रही है। देखिए चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए अब हम इस ब्याज को चक्रवर्ती ब्याज के लिए वो पी वाला फॉर्मूला में लगा के साधारण ब्याज से चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर 10,000 है, ये आपने सुना होगा कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 6। तो मूलधन इंटू दर कितने 8% का था, समय पहले वर्ष, अब हम पहले वर्ष का निकाल रहे पहले, बटा 100, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कितने हो गए 800। उसके बाद देखिए अब यानी कि दूसरे वर्ष की राशि कितने हो जाएगी, देखिए पहले वर्ष की राशि थी ये 10,000, तब दूसरे वर्ष की राशि हो जाएगी, इसमें ब्याज जुड़ जाएगा, यानी कि 10,000 प्लस 800 कितने हो जाएगी 10,800 रुपए। यहाँ पर आप लिखिए रुपए पीछे। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष अब ये क्या हो जाएगा मूलधन बन जाएगा।
तो यहाँ पर हम, यहाँ 8वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो भी चक्रवर्ती साधारण ब्याज से चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं, दो विधियां आपने पढ़ी होगी। तो देखिए यहाँ पर तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा 10,800। अब ये क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। अब दर तो वही है, समय अब समय एक ही लिखना है क्योंकि हम साधारण ब्याज से निकाल रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब इनका गुणा हो जाएगा। देखिए 68,64,864 रुपए। यहाँ पर आप पीछे रुपए लिख लीजिए, इकाई लिखना है आपको, इकाई भूलना नहीं है। यानी तीसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष की राशि आप कह सकते हो, ब्याज तो ये हो जाएगा, यानी मूलधन में निकालना है, तीसरे वर्ष की राशि लिखेंगे तो ये 10,800 में ये जुड़ जाएंगे 866। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 11,667 रुपीज। तो ये एपी है, एपी में क्या बन जाएगी, एपी देखिए यहाँ पर पहले हो जाएगा 10,000, फिर ये हो जाएगा 10,800, फिर हो जाएगा 11,667। तो इस प्रकार ये हमें ये भी पता है कि जो चक्रवर्ती ब्याज होता है उसमें जो साधारण ब्याज से निकालते हैं, 8वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, वो एक समांतर श्रेणी में नहीं होता है, यानी कि पहले जो मूलधन बन जाता है उससे ज्यादा ही निकलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पहले जैसे ये क्या था, 10,000 था, अब निकाल भी सकते हैं। जैसे डी क्या है, D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है 10,800, इसमें से 10,000 घट जाएंगे, तब क्या बचाएंगे 800 रुपए। अब देखिए D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। अब देखिए ये हो जाएगा 11,667 माइनस 10,800, यहाँ से कट जाएंगे तब क्या बच जाएगा, यहाँ से 200 रुपए और 600, 200 और 600 866 रुपये, यानी 4 रुपए ज्यादा हो जाएगा। यानी D1 और D2 नॉट इक्वल, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो इस प्रकार ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तो दी श्रेणी समांतर में नहीं है, यहाँ पे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमें, यहाँ पर देखिए आप दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 10, डी 10 है, ये दूसरा है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, ये पांचवा क्वेश्चन है। पांचों हम करते हैं और तीसरा और चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन ये हम पार्ट 2 में करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ये पार्ट 1 या इसका पार्ट 1 है 2 क्वेश्चन का। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम हल कर रहे हैं और दूसरे क्वेश्चन का पहले कर रहा है, पहला जो क्वेश्चन दिया है हमें इसमें वो कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है हमें a इज इक्वल टू 10 दिया है और d इज इक्वल टू 10 दिया है। इसकी हमें समांतर श्रेणी निकालनी है। तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए ये हमेशा अगर आपको क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो ऐसे करना है। तो देखिए यहाँ पर वापस हल लिखेंगे हम, क्योंकि ये दूसरे का पहले का हल है। तो देखिए यहाँ पर a हो जाएगा 10 और d निकालना है, तब अब देखिए a2 क्या होती है, a2 होती है वो a1 प्लस d होती है। तो a1 यानी कि जो a है वही a1 है, 10 प्लस d यानी d क्या हो जाएगा, ये 20 बन जाएगा। इस प्रकार जो a3 होती है वो क्या होती है, a2 प्लस d यानी कि 20 प्लस d यानी 10 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस प्रकार ये a4 क्या हो जाएगी, a3 प्लस d, a3 क्या बन जाएगी 30 प्लस d यानी 10, तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये श्रृंखला यानी समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी, हमें समांतर श्रेणी निकालने को कहा है, कितने पद निकालने को कहा है वो भी ध्यान में रखिए, 4 पद यानी प्रथम पद तो क्या हो जाएगा 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40। तो यहाँ तक ही निकालना है। ठीक है, अब देखिए एक बात ध्यान रखना, आप इसको दूसरी विधि से भी निकाल सकते हैं। a2 हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, a1 प्लस d, उसके बाद a प्लस 2d, यानी कि यहाँ पर 2 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं, यानी 2 का 10 से गुणा करेंगे 20। तो ये भी सूत्र लग सकता है ऑप्शन में, a प्लस 2d और यहाँ पर लग सकता है a प्लस 3d। अगर आपको 5 पद का कहे तो a प्लस 4d, 6 पद का कहे तो a प्लस 6d। जैसे यहाँ पर a5 पूछे तो a4 प्लस d, a6 पूछे तो a5 प्लस d। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे, इसी में यहाँ पर जगह है, यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है उसको हल लिखेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि a इज इक्वल टू -2, जो हमें दिया है वो लिखना है पहले, a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 0। अब देखिए a1 क्या हो जाएगा, यानी कि a1 यानी कि a तो हो जाएगा -2। अब देखिए a2 क्या हो जाएगा, अब हम दूसरी विधि से निकाल रहे हैं, ये मैंने इस विधि से आप निकाल सकते हो और एक और विधि है। तो इसमें क्या करेंगे a प्लस d,
तो ए क्या माइनस दो प्लस डी, यानी डी क्या जीरो। अब माइनस दो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस दो ही रहेंगे। इसी प्रकार ए थ्री क्या हो जाएगा, ए थ्री हो जाएगा ए प्लस टू डी। तो ए क्या है, अब देखिए इसमें ए प्लस टू डी, यानी ए क्या था माइनस दो ही था, प्लस टू, टू और डी गुणे में है, यानी पास में होता है तो गुणा होता है। अब देखिए यहाँ कोई निशान नहीं है, मतलब दो का इस डी के साथ गुणा है। अब डी क्या होता है जीरो, अब जीरो का दो से गुणा करेंगे जीरो ही आएगा। तो इस प्रकार ये दो माइनस दो प्लस जीरो, और ये क्या हो जाएगा माइनस दो। तो यहाँ पर देखिए ए फोर, अब देखिए ए फोर भी निकाल सकते हो, और हमें चार पद का है तो इसलिए ए फोर हमें निकालना ही पड़ेगा। तो ए फोर क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री डी। तो ए क्या है माइनस दो प्लस थ्री इंटू डी, डी क्या है जीरो। तो ये क्या हो जाएगा माइनस दो प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस दो। अब देखिए यहाँ पर आगे आप यहां से देखिए, आप देखिए जो ए वन था, ए टू था, ए थ्री था, ए फोर था, यानी चार पद हमें निकालने को कहा था, सब क्या आ रहे थे माइनस दो आ रहे थे। तो समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी, एपी क्या हो जाएगी माइनस दो माइनस दो माइनस दो माइनस दो। इस प्रकार ये समांतर श्रेणी हमारी बन गई। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पर बोर्ड में ऐसे ही करना जिस प्रकार मैं कर रहा हूं। इसी प्रकार मैंने 2017 की बोर्ड देके 89.67% हासिल किए थे, और 12th आरबीएसई बोर्ड 2019 में मैंने 90.40% हासिल किए थे। और मैं एक अभी एमएससी फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ। एमएससी यानी बीएससी मेरे ग्रेजुएशन संपूर्ण हो चुकी है। अब मैं और बीएससी की भी मैथ्स मैंने इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रखी है। आप अगर आप आगे साइंस मैथ सब्जेक्ट लेते हो तो 11 12 की भी अपलोड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा हल करेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है ए इज इक्वल टू क्या दिया है चार दिया है, और डी इज इक्वल टू दिया है माइनस तीन। अब देखिए यहाँ पर देखिए ए टू निकालेंगे पहले। ए टू क्या हो जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा। तो ए क्या है चार प्लस डी क्या है माइनस तीन, इसको छोटे कोष्टक में लिखेंगे। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो चार माइनस तीन एक हो गया। अब देखिए ए थ्री क्या हो जाएगा ए प्लस टू डी। ए क्या है चार प्लस टू, डी क्या है डी यानी माइनस तीन, यानी कि देखिए चार यहाँ से गुणा हो जाएगा, तीन दूनी छह और माइनस छह, तो यहाँ के पर क्या हो जाएगा माइनस दो। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही निकाल देते हैं, ये जगह नहीं बच रही, जगह बची हुई है, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। बोर्ड में आपको कर सकते हो ऐसे भी, यहाँ कॉमा लगानी है आपको। ए थ्री देखिए यहाँ पर ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, सॉरी ए फोर निकालेंगे अब, तो ए यहाँ पर थ्री डी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए क्या हो जाएगा, ये तो था हमारे लिए चार प्लस थ्री इंटू डी, डी क्या माइनस तीन, तो चार यहाँ पर हो जाएगा माइनस नौ। इस प्रकार ये हो जाएगा माइनस पांच। तो देखिए यहाँ पर जो समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी, यानी एपी क्या हो जाएगी, पहला पद क्या था, पहला पद चार दिया था तो चार हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए टू हो गया वन, उसके बाद माइनस दो और इसके बाद माइनस पांच। तो इस प्रकार हमारे ये चार पद हो गए। प्रथम चार पद क्या हो गए, ये हो गए चार, ये हो गया, फिर एक को आपको सही लिखना है, ये एक है, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या रहता है, यानी चौथा हमें क्या दिया था, देखिए चौथा दिया था कि हमें ए इज इक्वल टू दिया है माइनस एक और डी इज इक्वल टू दिया है वन बाई टू। तो देखिए यहाँ पर अब ए तो हमें दिया ही है, इसका हल करेंगे हम, ए इज इक्वल टू माइनस वन। अब देखिए ए टू निकालना है तो ए प्लस डी, ए क्या है माइनस एक प्लस डी, डी क्या है हाफ है, तो माइनस एक में से हाफ गया, पीछे क्या बचेगा माइनस हाफ बचेगा। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लेके मैंने किया, एलसीएम आपको आता होगा, अब 10वीं में आया एलसीएम तो आता ही होगा। तो देखिए ए प्लस टू डी, तो ए क्या है माइनस वन प्लस टू डी, टू इंटू डी यानी गुणा हो रहा है पास में है, तो डी क्या है एक बटा दो, अब दो से दो कट गए, माइनस एक प्लस एक जीरो हो गया। इस प्रकार देखिए आपको ए थ्री के बाद ए फोर निकालना है। ए फोर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए फोर हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी, ए क्या है, ए हमें दिया है माइनस एक, तो यहाँ पर माइनस एक लिखेंगे प्लस थ्री इंटू डी, डी क्या है हमें दिया है एक बटा दो। तो देखिए माइनस एक प्लस तीन बटा दो, तीन बटा दो मतलब डेढ़, एक से एक बटा दो, तो डेढ़ में से आधा गया,
सॉरी एक गया, पीछे बचेगा आधा। तो इस प्रकार हमें समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी, एपी क्या हो जाएगी, देखिए हमारी जो एपी है वो हो जाएगी -1, उसके बाद माइनस हाफ, उसके बाद 0 और हाफ। इस प्रकार ये हो गया हमारा आंसर। अब निकालेंगे, तब देखिए यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा जो हमें दिया है -1.25। अब देखिए यहाँ पर डी क्या दिया है 0.25। अब देखिए ए के बाद हम ए2 निकालेंगे, ए2 क्या हो जाएगा ए प्लस डी। तो ए क्या है -1.25, अब प्लस डी, डी क्या है ये -0.25 दिया है हमें, तो यहाँ पर देखिए -0.25, तो ये -0.25। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, तो -1.25 -0.25। इस प्रकार ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर निशान माइनस का ही आएगा 1.50। अब पॉइंट के पीछे 0 हो तब नहीं लिखे तब भी चलता है। देखिए यहाँ पर -1 25 25 50 हो जाएगा, यानी 50। अब पॉइंट के पीछे 5 के बाद 0 कितने भी आए नहीं लिखे तब भी चलता है। तो देखिए यहाँ आपको दशमलव के नियम पता होंगे। तब देखिए यहाँ पर A3 हो जाएगा a प्लस 2d। तो ए क्या है, एक ए हमें दिया -1.25, अब डी क्या है 0.25। अब देखिए यहाँ पर -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0.25, अब इसमें जोड़ेंगे, अब ये देखिए यहाँ पर 2d हो जाएगा, 2d यानी गुणा हो जाएगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 यानी अब ये 50 नहीं लिखे तब भी चलता है, तो भी हमें दशमलव को संतुलन बनाने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तब देखिए यहाँ पर हो जाएगा -1.75। अब देखिए A4 निकालना है, यानी 4 पर निकालने को कहा है, तो a प्लस 3d हो जाएगा। तो यहाँ पर a क्या है -1.25 प्लस 3, d क्या है -0.25। अब इसका गुणा करेंगे, यानी -1.25 में क्या जोड़ना, प्लस माइनस पहले तो माइनस कर दो। अब देखिए इसमें जोड़ना है 0.75। अब ये क्या हो जाएगा -2.00। अब पॉइंट के पीछे 0 नहीं लिखे तब भी चलता है। तब ये एपी क्या हो जाएगी, यानी श्रृंखला क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी -1.25, उसके बाद -1.5, इसके बाद -1.75, इसके बाद -2। इस प्रकार ये हमारी समांतर श्रेणी बन गई। तो ये हो गया हमारे लिए आंसर। अब तीसरा, चौथा और 500 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करवाएंगे। और इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करना, लाइक्स दबा देना, कमेंट्स अच्छे अच्छे करना। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ 10th क्लास NCERT प्रश्नावली 5.2 और 5.1 का पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।